सोचिए ज़रा, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपका एक नॉर्मल सा नाम है, आप एक बहुत अच्छी जॉब करते हैं, टैक्स देते हैं, पढ़ाई करते हैं या कुछ और भी करते हैं और अपनी फैमिली का ख़्याल रखते हैं। लेकिन एक दिन आपसे आपका नाम पूछा जाए और आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। आपसे ये कहा जाए कि तुम्हें पाकिस्तान तो मिल गया, अब और क्या चाहिए? और आपसे आपके वतन की मोहब्बत पर सवाल उठाए जाएँ, तो आपके ज़हन में भी ये सवाल ज़रूर आएगा कि हिंदुस्तान के लोग क्या मुझे अपना समझते भी हैं या नहीं? और ये सिर्फ कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। इंडिया में पॉलिटिक्स को लेके, रिलीजन को लेके और कम्युनल टेंशन्स को लेके अक्सर डिबेट चलती रहती है। और इसीलिए आज हम सब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछने वाले हैं। क्या हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है या फिर नहीं? और इसकी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ गंदी पॉलिटिक्स है या सिर्फ मीडिया है या सोशल मीडिया है या फिर यहाँ पे लोगों की खुद की भी सोच कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस्लामोफोबिया है क्या? तो इस्लामोफोबिया की बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि इस्लाम को क्रिटिसाइज करना और मुसलमानों से नफरत करना। किसी भी मजहब को, किसी भी बिलीफ को क्वेश्चन करना बिल्कुल जायज है और खास तौर में इस्लाम में अगर आप सवाल करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब वो सवाल क्रिटिसिज्म में या फिर ब्लेस्फेमी में बदल जाते हैं, किसी की शान में गुस्ताखी में बदल जाते हैं, तो वहां पर ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जब किसी एक मुसलमान की गलती की वजह से पूरे कौम को उसकी नजर से देखा जाए, जब किसी के हिजाब या किसी की दाढ़ी की वजह से उसके पैट्रियोटिज्म पे, उसके देश प्रेम पर सवाल उठाया जाए, तब ये चीजें आखिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और जब भी किसी पूरी कौम को एक शक की नजरों से देखा जाए, तो ये चीजें आपस में नफरत पैदा करती हैं, ये चीजें आपस में इख्तलाफ पैदा करती हैं। अब कुछ लोग इसमें ये कहेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग कहेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के अगेंस्ट हेट्रेड और नफरत हद से ज्यादा बढ़ रही है। तो आखिर सच क्या है, उसके लिए एक डिटेल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2024 के इलेक्शन की, जहां पर हेट स्पीचेस का नंबर बहुत ही ज्यादा था। ह्यूमन राइट्स वॉच ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 173 स्पीचेस को एनालाइज किया और उसमें यह पाया गया कि 110 स्पीचेस में इस्लामोफोबिक रिमार्क्स पाए गए हैं। यानी कि 173 में से 110 भाषणों में इस्लामोफोबिक चीजें पाई गई हैं, यानी कि मुसलमानों के अगेंस्ट या फिर इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बातें पाई गई हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। और अगर एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल स्पीचेस में इस तरह की चीजों को डॉक्यूमेंट करती है, तो इन पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म के मुताबिक सिर्फ 2024 में 122 से ज्यादा इस्लामोफोबिक इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए हैं, वो भी न्यूज़पेपर में, जो कि 2023 के डेटा से कहीं ज्यादा है। और उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग 117 केसेस में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। आप खुद बताइए, अगर न्यूज़पेपर इस तरह की खबरें छापेंगे, अगर पॉलिटिकल स्पीचेस में इस्लाम के अगेंस्ट या फिर मुसलमानों के अगेंस्ट इस तरह से भाषण दिए जाएंगे, तो लोगों के जहन पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद एक और नई खबर फैलाई गई कोरोना जिहाद के नाम से, कि ये मुसलमान आपस में गैदरिंग करते हैं और इनकी गैदरिंग की वजह से कोरोना फैल रहा है, ये लोगों में कोरोना फैला रहे हैं। हैशटैग कोरोना जिहाद जैसे चीजें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। लेकिन शायद इनको ये बात नहीं मालूम है कि कोरोना मुसलमानों पर भी असर कर रहा था। कोरोना की वजह से मुसलमान भी बीमार पड़ रहे थे, कोरोना की वजह से मुसलमान भी मर रहे थे। तो आखिर मुसलमान कोरोना क्यों फैलाएंगे? ये तो एक बहुत ही कॉमन सेंस और लॉजिकल बात है, लेकिन अब क्या ही कहा जाए। और उसके बाद अब हम लोग आते हैं गौ रक्षा पे। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक 2015 से लेकर 2018 तक गौ रक्षा के नाम पे 44 से ज्यादा लोग मारे गए, और जिसमें से 36 मुसलमान थे। और यहाँ पर बात सिर्फ गौ रक्षा की नहीं है। अगर किसी स्टेट में कोई लॉ है, कोई कानून है, तो उसके मुताबिक सजा देने की जिम्मेदारी वहां के कोर्ट की है, ना कि वहां के गुंडों की। ये किसने कहा है कि गुंडे आए, उन्हें पीटे और उन्हें मार डाले गौ हत्या के नाम पे? और 22 जनवरी 2024 के बाद, यानी कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन के बाद, बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों को धमकियां दी गई, उनका असॉल्ट किया गया, उनसे जबरदस्ती किसी और मजहब के नारे लगवाए गए। तो बताइए, क्या ये इस्लामोफोबिया नहीं है तो और क्या है? आखिर मुसलमानों से इतना ज्यादा डर क्यों है? और ये सिर्फ डर नहीं है, बल्कि ये उन्हें परेशान करता है। और आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं हमारे देश में? और आज जिस तरीके से हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कभी मुगलों को गालियां दी जाती हैं, कभी दिल्ली सल्तनत को गालियां दी जाती हैं,
कभी किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बोल दिया जाता है। सवाल पूछना गलत नहीं है, आप सवाल पूछिए, लेकिन आप आखिर फैक्ट से क्यों भागते हैं? आपको ज़्यादा शौक है तो आइए डिबेट करिए ना, डिबेट करने के लिए किसने मना किया है? लेकिन इस्लामोफोबिक होना, हेट स्पीचेस देना, ये कहाँ का तरीका है, ये कहाँ का सलीका है? आज़ादी के 80 साल के बाद भी आज हमसे हमारे देश से प्रेम का सर्टिफिकेट माँगा जाता है। आज भी हमसे ये कहा जाता है कि तुम्हें पाकिस्तान तो मिल गया, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो उनसे ये बता दें कि 1947 से लेके आज तक हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है किसी के। हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप इस्लामोफोबिक हैं, होते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। और हिंदुस्तान में जिस तरह से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, मुसलमानों के अगेंस्ट नफ़रत को भड़काया जा रहा है, उससे बचने का आखिर सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन एंटी हिंदू होना नहीं है। इसका सॉल्यूशन बदला लेना भी नहीं है और इसका सॉल्यूशन पूरी कम्युनिटी पर, पूरी कौम पर इल्ज़ाम लगाना भी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि इंसाफ हो, बराबरी हो, कानून की बालादस्ती हो, एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया हो, रिस्पॉन्सिबल लोग हो, लोगों के अंदर मीडिया लिटरेसी आए, उनको ये पता चले कि किस चीज़ के थ्रू हमारे अंदर एक गलत नैरेटिव फीड किया जा रहा है और आखिर कौन सी न्यूज़ सही है और कौन सी नहीं है। किसी बात को आगे पहुँचाने से पहले हम उन चीज़ों को आखिर 10 बार चेक क्यों नहीं करते? उन चीज़ों के ऊपर आखिर हम अपनी रिसर्च खुद की क्यों नहीं करते कि वो चीज़ें सच भी हैं या फिर नहीं हैं? वही काम जब कोई मुसलमान करता है तो मीडिया उसको बार-बार हाइलाइट करती है कि फलाँ ने ये काम किया, उस मुसलमान ने ये काम किया, उसकी जगह इनफैक्ट प्रोनाउन भी यूज़ नहीं किए जाते। और वहीं पे जब कोई काम गैर मुस्लिम करता है तो न्यूज़ तो ऐसे चली जाती है कि जैसे कभी थी ही नहीं। तो मीडिया को अपना ये डबल स्टैंडर्ड खत्म करना पड़ेगा। और आखिरी में एक और बात, हिंदुस्तान की खूबसूरती इसमें नहीं है कि हम सब एक जैसे हैं। हम में से कोई भी एक जैसा नहीं है। हिंदुस्तान के लिए तो एक लाइन मशहूर है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसका मतलब ये है कि अनेकता में एकता। हम सब अलग मज़हब से बिलॉन्ग करते हैं, हम सब की कौमें अलग हैं, हम सब अलग नस्ल के हैं, हम सब अलग रंग के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दरमियान दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, हमारे दरमियान इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। हमारे इस एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट का फ़ायदा पॉलिटिशियंस ना उठा लें, हमारा ये फ़ायदा कोई और ना उठा ले जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने हमारा फ़ायदा उठाया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप और हम दोनों अवेयर रहें चीज़ों से, हम अपने अंदर मीडिया लिटरेसी को बढ़ाएँ, हम अपने अंदर बसारत लेके आएँ, हम अपने अंदर विज़डम लेके आएँ। हम अपने अंदर पॉलिटिकल विजडम लाएं जिससे हम लोग सियासत में आगे बढ़े, हम अपने अंदर इकोनॉमिक्स की समझ लेके आए, हम अपने अंदर सोसाइटी की समझ लेके आए, ताकि हम चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। और आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो क्रिश्चियंस के साथ भी होना शुरू हो गया है। और अगर आज हम लोगों ने इन चीज़ों को नहीं रोका तो कल वो दिन दूर नहीं रहेगा जब हर एक कौम को, हर एक कम्युनिटी को इसी तरीके से टारगेट किया जाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम सब लोग एक साथ मिलकर खड़े हों और हम सब लोग एक साथ कहें कि हम सब के सब हिंदुस्तानी हैं। जितना ये मुल्क आपका है उतना ही मुल्क हमारा है। सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।